इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो एक देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही दौर की बात करने वाले हैं, एक ऐसे ही शख्सियत की, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। उनके जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो आज भी गूंजता है, आखिर राजीव गांधी की हत्या किसने की? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? अब इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस एक मनहूस दिन पर जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तारीख थी 21 मई 1991। जगह तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर। राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। रात के करीब 10:10 हुए थे। तभी एक महिला उनके पास पहुंची और ठीक 10:21 पर एक जोरदार धमाका हुआ और उस एक धमाके ने सब कुछ बदल दिया। ये खबर जैसे ही फैली, पूरा देश मानो सन्न रह गया। एक गहरा सदमा, एक खामोश दुख, हर तरफ बस यही था। ये सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं थी, ये भारत के भविष्य पर एक सीधा हमला था। लेकिन इस पूरी राजनीतिक उथल-पुथल और इस दर्दनाक अंत के पीछे एक इंसान भी तो था। एक ऐसी कहानी थी जो सियासत के शोर से बहुत पहले शुरू हुई थी। चलिए अब उनकी कहानी के उस पहलू पर चलते हैं जो बेहद निजी था। क्योंकि देखिए, किसी भी बड़े लीडर को अगर सच में समझना है ना, तो सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स को देखना काफी नहीं होता। हमें उनकी निजी जिंदगी में भी झांकना पड़ता है। आखिर वही तो उन्हें वो इंसान बनाती है जो वो थे। तो ये कहानी शुरू होती है कैम्ब्रिज में, जहां एक युवा भारतीय छात्र की नजरें एक इटालियन लड़की सोनिया माइनो से मिलती हैं। और जैसा कि सोनिया जी ने बाद में खुद कहा, ये लव एट फर्स्ट साइट था। उन्हें पहली ही नजर में पता था कि यही वो इंसान है जिनके साथ उन्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। और सच तो ये है कि राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, दूर दूर तक नहीं। वो तो एक प्रोफेशनल पायलट थे। उनका सपना बस एक ही था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक आम शांत जिंदगी जीना, सियासत की इस चकाचौंध से कोसों दूर। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालात कुछ ऐसे बने कि वो एक ऐसे रास्ते पर आ खड़े हुए जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। सोचिए जरा, एक प्रोफेशनल पायलट जो राजनीति से दूर भागता था। पहले भाई संजय गांधी की मौत के बाद न चाहते हुए भी उन्हें पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और फिर अपनी मां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो सीधे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। क्या कमाल का और दुखद सफर था ये। और उम्र क्या थी उनकी तब? सिर्फ 40 साल। सोचिए, सिर्फ 40 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी। ये कोई छोटा मोटा बोझ नहीं था, ये एक पहाड़ जैसी जिम्मेदारी थी जो एक ऐसे इंसान के कंधों पर आ गई जो शायद इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं था। अब प्रधानमंत्री तो वो बन गए, लेकिन उनका कार्यकाल फूलों की सेज बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा दौर था जहां उम्मीदें तो बहुत थीं, पर चुनौतियां और विवाद उससे भी कहीं ज्यादा थे। देखिए, एक तरफ तो राजीव गांधी का विजन था, वो भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस देश बनाना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत। देश उस वक्त कई पुराने और गहरे संघर्षों में उलझा हुआ था। उनके कार्यकाल में एक के बाद एक राजनीतिक तूफान आए। सबसे पहले तो बोफोर्स घोटाला, तोपों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी मिस्टर क्लीन वाली इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। फिर आया शाहबानो केस, जिसने पूरे देश में सेक्युलरिज्म पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। फिर श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजने का उनका फैसला, वो भी बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा। और इन सबके ऊपर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का भारी दबाव भी था। तो समझ रहे ना, एक तरफ उनका विजन था कंप्यूटर क्रांति का, देश को आगे ले जाने का, और दूसरी तरफ असलियत ये थी कि उनका ज्यादातर वक्त और एनर्जी इन्हीं राजनीतिक संकटों से निपटने और अंदरूनी कलह को सुलझाने में ही खर्च हो रहा था। विजन और रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। और यही सारी राजनीतिक उलझनें हमें घुमा फिराकर वापस उसी पहले सवाल पर ले आती हैं कि आखिर उनकी हत्या के पीछे था कौन और वजह क्या थी इस भयानक कदम की। जांच चली और काफी लंबी चली। आखिर में सारी उंगलियां उठीं एक संगठन की तरफ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, शॉर्ट में कहें तो LTTE। ये श्रीलंका का एक तमिल अलगाववादी और उग्रवादी संगठन था जो एक अलग तमिल देश की मांग कर रहा था। तो सवाल उठता है, मकसद क्या था? जवाब था बदला। बदला राजीव गांधी के उस फैसले का जिसके तहत उन्होंने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना यानी IPKF को भेजा था। देखिए, IPKF गई तो थी शांति कायम करने, लेकिन वहां जाकर वो सीधे सीधे LTT के साथ एक खूनी लड़ाई में उलझ गई। LTT को लगा कि भारत ने उनके साथ धोखा किया है।
तो क्या हम इसे सिर्फ एक राजनीतिक बदला कहकर खत्म कर सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी घटना थी जिसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया की राजनीति पर पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है